नमस्कार दोस्तों, मैं प्रभु सर आपके अपने एसएससी चैनल पे हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और संविधान विषय की तैयारी के लिए एकदम परेशान भी रहे होंगे, है ना। चलिए भाई, आज ही मेरी क्लास लगी है और आज की क्लास सुनिश्चित भी थी कि मंगलवार से सर की क्लास चलनी है, लेकिन आज इत्तेफाकन देखिए कि डेट भी आपकी एसएससी जीडी के एग्जाम की आ गई है ना। फरवरी महीने में एग्जाम होना है आपका, तो फरवरी महीना लंबा समय है हमारे पास। इतने में तो हम पॉलिटी को इतना रट लेंगे कि पॉलिटी से आने वाला जो 2 से 3 प्रश्न है, उन प्रश्नों को हम यूं चुटकी बजाते ही हल कर लेंगे। लेकिन भाई देखें, हमें क्या करना है ना, जीएस विषय जब हम पढ़ते हैं तो हमें तिनका जुटाना पड़ता है। मैं बार बार कहता हूं कि जिस प्रकार से एक चिड़िया घोंसले का निर्माण करती है, अब सोच के देखिए आप कि चिड़िया की चोंच में कितने तिनके आते हैं। चिड़िया की चोंच में एक बार में कितने तिनके आते हैं, लेकिन वह प्रत्येक तिनके को उठाने के लिए बार बार उड़ान भरती है और एक घोंसले का निर्माण करती है। उसी प्रकार से तिनका प्रश्नों को जुटाना है। एसएससी जीडी के 80 प्रश्न में से आपको कम से कम 70 प्रश्नों को सॉल्व करना है और आराम से मेडिकल और फिजिकल के बाद एसएससी जीडी की नौकरी में अपना झंडा फहराना है, केजीएस का पताका फहराना है कि नहीं। तो आइए चलते हैं इसी क्रम की तरफ और देखते हैं कि हमारी आपकी तैयारियों में कितना चार लगा हुआ है और कितना आपने संविधान आज तक सीखा है। उनसे सवाल देखते हैं और पहले ही सवाल आपके सामने है। जिन्हें हिंदी में पढ़ना होगा ऊपर से पढ़ेगा और जिन्हें अंग्रेजी में पढ़ना होगा लाल रंग में पढ़ेगा, खतरे वाले रंग में पढ़ेगा। चलो भैया, अब देखते हैं कि अब जीडी के बच्चे कितनी दूर भागते हैं। तो अब भागना मना है ना। चलिए भाई, तो अब आप सभी लोग जुड़ जाइए डेली शाम को 7 बजे, और जब तक जीडी की परीक्षा खत्म नहीं हो जाती, जीडी की परीक्षा शुरू ना हो जाए, तब तक हम बने रहेंगे इसी टाइम पर डेली शाम को 7 से 8 आपके साथ आपके प्रैक्टिस सेशन में। ठीक है, आइए चलते हैं तैयारियों की तरफ। देखिए भाई, सवाल बड़ा ही प्यारा सा पूछा गया है और एसएससी अक्सर पूछता है, निम्नलिखित में कौन सा अनुच्छेद अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण के लिए है। निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद अल्पसंख्यकों के हितों के संरक्षण के लिए है। ईमानदारी से आंसर दीजिएगा, सवाल बड़ा कंफ्यूजिंग है। अब देखना भाई, अनुच्छेद 30 क्या कहता है। अनुच्छेद 30 कहता है कि अल्पसंख्यक लोग यानी माइनॉरिटीज, अल्पसंख्यक लोग अपने धर्म से संबंधित शिक्षण संस्थान खोल सकते हैं। संबंधित शिक्षण संस्थान खोल सकते हैं और इसका प्रबंधन भी कर सकते हैं, है ना। जैसे मदरसा खुला हुआ है आपके शहर में। अच्छा, कमेंट करके जल्दी से बताइएगा कि आप किस जिले से आते हैं और आपके जिले में सेंट जेवियर, सेंट थॉमस या सेंट एंथोनी कौन सा विद्यालय क्रिश्चियन खुला हुआ है। मदरसा विद्यालय भी खोल सकते हैं। अच्छा, 26 की बात करें तो 26 में आपका आता है सामूहिक धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। सामूहिक धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। अच्छा, एक बात बताएं भैया, अभी अभी दुर्गा पूजा आपने मनाया है, ज्यादा समय नहीं बीता, दिवाली के जस्ट पहले नवरात्रि में आपने दुर्गा पूजा मनाया। दुर्गा पूजा कोई एक व्यक्ति मना रहा था आपके यहां जो दुर्गा मां का पंडाल लगा था, या सभी ने मिलकर मनाया था? सभी ने मिलकर मनाया था। जल्दी से कमेंट करके बताइएगा। अनुच्छेद 27 की बात करें तो धार्मिक कर देने के लिए बाध्य नहीं होंगे। धार्मिक कर देने के लिए बाध्य नहीं होंगे। भैया, अगर कोई भी सरकार है धार्मिक कर लगाती है तो वह धार्मिक कर आप देने के लिए बाध्य नहीं है। मान लीजिए हज यात्रा के लिए हज यात्रा कर लगा दिया गया तो आप हज यात्रा कर देने के लिए बाध्य नहीं है। मान लीजिए तीर्थ यात्रा के लिए तीर्थ यात्रा कर लगा दिया गया तो तीर्थ यात्रा कर देने के लिए आप बाध्य नहीं है। क्लियर है ना। आगे देखिएगा, अगर आप बात करें 29 की बात करते हैं तो 29 कहता है
आप देखिए 29 क्या क्या कहता है, कहता है अल्पसंख्यक, अल्पसंख्यक शिक्षा, संस्कृति, शिक्षा संस्कृति, संरक्षण, शिक्षा संस्कृति, लिपि संरक्षण का अधिकार, लिपि के संरक्षण का अधिकार। अब आपसे अगर मैं यहां से पूछूं सवाल कि भैया ये बताइए कि यहां पर कौन सा अल्पसंख्यक का अधिकार है, इस इतने बड़े हिंट में क्या है, आप ये बताइए कि इनमें से कौन सा अल्पसंख्यक का अधिकार है, कौन सा अनुच्छेद अल्पसंख्यकों के अधिकार की बात करता है। और सेशन को एक बार शेयर जरूर करिएगा, क्योंकि बड़े दिनों के बाद ये क्लास चल रही है, तो सभी भाई बहनों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग सेशन को जरूर शेयर करेंगे। कौन सा अल्पसंख्यक का अधिकार है, कौन सा अनुच्छेद अल्पसंख्यकों का अधिकार देता है। तो देखिए भैया, अनुच्छेद 30 जो है ना, ये अल्पसंख्यक का अधिकार है, अल्पसंख्यक का अधिकार है कि अल्पसंख्यक लोग अपना विद्यालय खोल सकते हैं। अब यहां पे पूछ रहा है कि कौन सा अल्पसंख्यक के हितों का अधिकार है, तो अनुच्छेद 29 जो है अल्पसंख्यक के हितों का अधिकार है, हितों का संरक्षण देता है ना, अल्पसंख्यक के हितों को संरक्षण देता है। ठीक है, अल्पसंख्यक के हितों को कौन सा अनुच्छेद संरक्षण देता है, तो अनुच्छेद 29 देता है। और आंसर भी आपका डी हो गया, आंसर भी आपका क्या हो गया, डी हो गया। क्लियर है। तो अल्पसंख्यकों का अधिकार कौन सा है पूछेगा तो 30 होगा, लेकिन अल्पसंख्यक के हितों के संरक्षण की बात पूछेगा तो 29 होगा। देखिए भाई, यह अल्पसंख्यक का अधिकार नहीं है, यह सभी भारतीयों का अधिकार है। जितने भी भारत के नागरिक हैं, जितने भी माइनॉरिटीज में आते हैं, उनको संरक्षण देंगे। माइनॉरिटीज को आप कभी भी गाली नहीं देंगे, कभी भी उन्हें भगाएंगे नहीं, उन्हें बल्कि उनको सुरक्षित रखेंगे। आगे देखें, लिपि की बात करते हैं, तो लिपि में हिंदी की लिपि चाहे कुछ भी हो, जैसे हिंदी की लिपि क्या है, देवनागरी है। जैसे पंजाबी की लिपि क्या है भाई, गुरुमुखी है, गुरुमुखी है। उर्दू की लिपि क्या है भाई, उर्दू की लिपि क्या है, तो उर्दू की लिपि अरबी या फारसी है। तो इन सभी को आप संरक्षण देंगे, इन सभी को संरक्षण देंगे। क्लियर हुआ, बात समझ में आई। चलिए अगला सवाल फिर से आपके सामने, अगला सवाल फिर से आपके सामने है। चलिए इस सवाल का आंसर करिए। चलिए इस सवाल का उत्तर दीजिए भाई, जल्दी से, फटाफट से। फटाफट आंसर दीजिएगा। कह रहा है खाली स्थान है के पास मौलिक अधिकार को लागू करने की शक्ति है। तो देखिए भैया, मौलिक अधिकार को लागू करने की शक्ति किसके पास है, तो मौलिक अधिकार को लागू करने की शक्ति अनुच्छेद 32 के तहत सर्वोच्च न्यायालय के पास और अनुच्छेद 226 के तहत हाई कोर्ट के पास है, और अनुच्छेद 226 के तहत हाई कोर्ट के पास है, हाई कोर्ट के पास है। आगे देखिए, संसद सदस्य क्या कहेंगे, तो संसद सदस्य मूल अधिकार पर विधि बना सकते हैं। संसद सदस्य क्या करेंगे, मूल अधिकार पर विधि बनाएंगे। तो संसद सदस्यों को मूल अधिकार पर कानून बनाने का अधिकार है। आगे देखिएगा, राष्ट्रपति क्या करेंगे, तो राष्ट्रीय आपातकाल की स्थिति में, कैसे भैया, राष्ट्रीय आपातकाल के स्थिति में, राष्ट्रीय आपातकाल में ये क्या करेंगे, तो राष्ट्रीय आपातकाल के स्थिति में इनके पास निलंबित करने का अधिकार है। इनके पास क्या है, निलंबित करने का अधिकार है। किसको निलंबित करेंगे, तो आप कहेंगे मूल अधिकार को निलंबित करेंगे। मूल अधिकार को निलंबित करने का अधिकार है। क्या भैया, कहेंगे 20 और 21 को छोड़कर, 20 और 21 को छोड़कर, ठीक है भैया,
देखिए इतनी व्याख्या इसलिए मैं कर रहा हूं क्योंकि लास्ट में जब आपका पेपर आएगा ना, तब हम मैराथन क्लास लेंगे, तब हम वहां पे जितने सवाल अभी तक कराए रहूंगा पूरा का पूरा सवाल एक साथ लेके आऊंगा और प्रैक्टिस के माध्यम से कराऊंगा। लेकिन अभी पूरी की पूरी चीजें हम व्याख्या से कराएंगे, ठीक है? अभी हम पूरी की पूरी व्याख्या से करेंगे। क्लियर है? चलिए, तो यहां से आंसर आपको पता चल गया। अगला सवाल फिर से आपके सामने, इस सवाल का आंसर करिए, इस सवाल का आंसर करिए। अरे भाई जो बचा हुआ है उसके लिए परेशान ना हो, वो क्लास इसी संडे में या किसी भी संडे लेकर मैं खत्म कर दूंगा, उसके लिए आपको परेशान नहीं होना है, बिल्कुल परेशान नहीं होना है, ठीक है? चलिए भाई, तीसरा क्वेश्चन है, बंदी प्रत्यक्षीकरण भारतीय संविधान के किस भाग से संबंधित है? देखिएगा, बंदी प्रत्यक्षीकरण यह एक प्रकार की क्या है भाई? रीट है। कितनी रीटें हैं? 5 प्रकार की रीटें हैं। और इन 5 प्रकार के रीटों का उल्लेख कहां देखने को मिलता है? अनुच्छेद 32 में देखने को मिलता है। अनुच्छेद 32 में देखने को मिलता है, जिसमें पहली रीट आती है बंदी प्रत्यक्षीकरण। पहला ही रीट लिखा हुआ है यहां, तो बंदी प्रत्यक्षीकरण आता है, जिसे आप हैबियस कॉर्पस बोल सकते हैं, हैबियस कॉर्पस बोल सकते हैं। दूसरा रीट आपका आता है परमादेश आता है, परमादेश आता है, जिसे आप मैंडामस बोल सकते हैं, जिसे आप मैंडामस बोल सकते हैं। तीसरा रीट आपका अधिकार परीक्षा आता है, अधिकार परीक्षा आता है, जिसे आप क्यो वारंटो बोल सकते हैं, क्यो वारंटो बोल सकते हैं। चौथी रीट आपकी उत्प्रेषण आती है, उत्प्रेषण आती है, जिसे आप सर्श्योररी बोल सकते हैं। पांचवी रीट आपकी प्रतिषेध आती है, जिसे आप प्रोहिबिशन बोल सकते हैं, जिसे आप प्रोहिबिशन बोल सकते हैं, प्रोहिबिशन बोल सकते हैं, है ना? पांचवी रीट आपकी प्रोहिबिशन हो जाती है। तो अगर आप इन तीनों रीट, 5 रीट की बात करें तो पांचों रीट कहां आ रहे हैं? अनुच्छेद 32 में। और अनुच्छेद 32 आपका क्या है? तो अनुच्छेद 32 आपका मौलिक अधिकार है। नहीं, अनुच्छेद 32 मौलिक अधिकार है कि नहीं भाई, ये बताना। तो यहां से आंसर आप क्या दोगे? मौलिक अधिकार दोगे या नहीं दोगे? सॉरी, यहां से आंसर आप क्या दोगे? मौलिक अधिकार दोगे या नहीं दोगे? आपका उत्तर क्या हो जाता है? मौलिक अधिकार हो जाता है या नहीं हो जाता है? तो कहेंगे जी हां, बिल्कुल मौलिक अधिकार हो जाता है। क्लियर है? बात समझ में आई? अच्छा, अब यहीं से एक सवाल बता दीजिए भाई कि भीमराव अंबेडकर ने भारतीय संविधान की आत्मा किस अनुच्छेद को कहा? भीमराव अंबेडकर ने भारतीय संविधान की आत्मा किस अनुच्छेद को कहा? जल्दी से कमेंट करके बताइएगा। भीमराव अंबेडकर ने भारतीय संविधान की आत्मा किस अनुच्छेद को कहा? चलिए, अगला सवाल फिर से खाली स्थान है। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार की अवधारणा कहां से ली गई है? भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार की अवधारणा को कहां से लिया गया है, आपसे पूछा जा रहा है। मौलिक अधिकार की अवधारणा को कहां से लिया गया है? जल्दी से कमेंट करिए। मुझे लगता है आपके लिए सवाल बड़ा आसान सा हो गया कि भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार को कहां से लिया गया? तो यूएसए या अमेरिका से। कहां से? यूएसए या अमेरिका से लिया गया है। अमेरिका से मौलिक अधिकार के अलावा क्या लिया गया? सुप्रीम कोर्ट लिया गया। और क्या लिया गया भैया? न्यायिक पुनर्विलोकन, न्यायिक पुनर्विलोकन लिया गया है। और क्या लिया गया है भैया? तो आप कहेंगे राष्ट्रपति पर महाभियोग लिया गया है, राष्ट्रपति पर महाभियोग लिया गया। और क्या लिया गया भैया? वित्तीय आपातकाल लिया गया। और क्या लिया गया? राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति पद का लिया गया है। उपराष्ट्रपति कहां से लिया गया? तो सब का सब अमेरिका से लिया गया है। अच्छा, तत्कालीन यूएसएसआर से क्या क्या लिया गया? तो तत्कालीन यूएसएसआर से मौलिक कर्तव्य क्या लिया गया? मौलिक कर्तव्य लिया गया। मौलिक कर्तव्य के बाद क्या लिया गया भैया? 3 प्रकार के न्याय लिए गए हैं। और क्या लिया गया है? पंचवर्षीय योजना भी यहीं से लिया गया है।
याद रखिएगा ये सारी बातें, कुछ भी पूछ सकता है। आगे देखिएगा यूके से क्या लिया गया, तो यूके से विधि का शासन, विधि का शासन, और क्या लिया गया, विधि की उचित प्रक्रिया, विधि की उचित प्रक्रिया, और क्या लिया गया, नाम मात्र का राष्ट्रपति, और क्या लिया गया, संसदीय शासन प्रणाली, और क्या लिया गया, एकहरी नागरिकता। ये सब का सब कहां से लिया गया, यूके से लिया गया। अच्छा, अगर कोई पूछे कि विधि की स्थापित प्रक्रिया, जापान से क्या लिया गया, विधि की स्थापित प्रक्रिया, विधि की स्थापित प्रक्रिया को कहां से लिया गया, तो विधि की स्थापित प्रक्रिया को जापान से लिया गया है। विधि की स्थापित प्रक्रिया को कहां पे लिया गया, तो विधि की स्थापित प्रक्रिया को जापान से लिया गया है। क्लियर हो गया। अच्छा, ये लिखा हुआ दिख नहीं रहा है क्या भाई, तो मेरे पास ये ब्लैक और रेड इस पे लिखा हुआ था, तो मैंने सोचा कि एक ब्लू डार्क है ये ले लूं। चलिए कोई बात नहीं है, ब्लैक पेन से ही लिखते हैं। चलिए अगला सवाल फिर से आपके सामने है। अगला सवाल आपसे फिर से पूछा जा रहा है, इस सवाल का उत्तर बताएं भाई, क्या उत्तर होने वाला है। शिक्षा का अधिकार एक मौलिक अधिकार है जो कि संबंधित है। शिक्षा का अधिकार एक मौलिक अधिकार है जो कि संबंधित है। देखो भाई, इस सेशन में मैं आपको अति संभावित एसएससी जीडी में आने वाले प्रश्न कराऊंगा। प्रीवियस ईयर के सारे प्रश्न इसी सेशन में मैं आपको करा दूंगा, इसी वाईटी चैनल के माध्यम से। और आपके अति संभावित प्रश्न और एसएससी के जितने भी परीक्षाओं में प्रश्न कोई भी आया होगा, वो भी मैं कोशिश करूंगा कि प्रीवियस ईयर में आए हुए सारे प्रश्न, चाहे वह एसएससी जीडी के हो, एसएससी 10+2 एमटीएस के हो, 10+2 सीएचएसएल के हो या एमटीएस के हो, सबके सब यहीं पे कंप्लीट कर लेंगे हम। ठीक है, तो अगर आप इस सेशन में बने रहते हैं तब भी आपकी पॉलिटी क्लियर हो जाएगी। आगे देखिए, तो भैया यहां पे देखिए, शिक्षा का अधिकार एक मौलिक अधिकार है, राइट टू एजुकेशन। तो यहां पे आप कहेंगे 86वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2002 के द्वारा एक मौलिक अधिकार आया। शिक्षा का अधिकार एक मौलिक अधिकार आया। क्लियर है, शिक्षा का अधिकार एक मौलिक अधिकार में बदल गया। कहां पे, 21A में, 86वां संविधान संशोधन के द्वारा। ठीक, शिक्षा का अधिकार, यहीं से 11वां मौलिक कर्तव्य भी है। यहीं से आपको पता होगा 11वां मौलिक कर्तव्य है। अच्छा, एक बात बताएं कि कितने साल के बच्चों के लिए शिक्षा का अधिकार दिया गया, तो 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए, 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए निशुल्क शिक्षा का प्रावधान। कैसी शिक्षा भाई, निशुल्क शिक्षा का प्रावधान किया गया है ना। निशुल्क शिक्षा का प्रावधान 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए। अच्छा, 6 से 14 वर्ष के बच्चे, कितनी क्लास तक के बच्चों के लिए शिक्षा का प्रावधान किया गया, कितनी क्लास तक के बच्चों के लिए शिक्षा का प्रावधान किया गया, तो 8वीं क्लास तक के बच्चों के लिए निशुल्क शिक्षा का प्रावधान किया गया है। ठीक है, निशुल्क शिक्षा का प्रावधान किया गया है। अब 29 और 30 में क्या है, आपको पता है कि 29-30 में क्या है, तो 29 और 30 में शिक्षा संस्कृति संरक्षण का अधिकार है। शिक्षा संस्कृति संरक्षण का अधिकार कहां पे दिया गया भैया, अनुच्छेद 29 और 30 में दिया गया है। अनुच्छेद 29 और 30 में दिया गया है। चलिए भाई, अगला प्रश्न आपका फिर से इम्तिहान ले रहा है, आइए देखते हैं। बहुत प्राइमरी स्कूल में खेलने जाते होंगे, कितने लोग प्राइमरी स्कूल में क्रिकेट खेलने जाते हैं या जाते थे बचपन में। प्राइमरी स्कूल में यदि आपने आप खेलने गए होंगे तो ये सवाल कभी भी आप गलत नहीं करेंगे निश्चित तौर पे। अगर प्राथमिक विद्यालय में आपने खेला कूदा है तो निश्चित तौर पे आप गलत नहीं करेंगे। हाथ खड़ा करके बताएं भाई, कितने लोग खेलने गए हैं। चलिए, आप किसी की भी तैयारी कर रहे हो बेटा, जीएस का कोई धर्म नहीं होता है।
जीएस सभी जगह आता है, सब कुछ वही होता है, कभी भी जीएस का फैक्ट बदलता नहीं है। जो चीज अनुच्छेद में जो आनी है वो हर जगह आएगी, चाहे आप पुलिस की तैयारी करें, चाहे आप आईएएस की तैयारी करें। जिस अनुच्छेद में जो चीजें हैं, जो प्रावधान है, वो प्रावधान कभी चेंज नहीं होता। चलो भैया, तो ये जो सब पढ़े सब बढ़े सर्व शिक्षा अभियान के तहत क्या कहा जाता है भैया? कहा जाता है सब पढ़ें सब पढ़ें सब बढ़ें। देखा है ये वाला? ऐसा स्लोगन आपने देखा होगा। अच्छा, ऐसा स्लोगन नहीं देखा तो एक ये इस तरह का डायग्राम देखा होगा आपने। इस तरह का एक डायग्राम आपने देखा होगा। इधर एक लड़का लड़की बना रहेगा और इधर एक लड़का लड़की बैठा रहेगा, ठीक है, और इधर दोनों तरफ एक लड़का लड़की बैठा रहेगा और यही लिखा रहेगा सब पढ़ें सब बढ़ें सर्व शिक्षा अभियान। और ये पेंसिल बना हुआ है ना? ऐसा देखा है ना, पेंसिल पे दो छोटे बच्चे। चलो भैया कोई बात नहीं, अगला सवाल फिर से आपका इम्तिहान लेगा। देखते हैं ये सवाल आपसे क्या पूछता है। चलिए, ये सवाल आपसे क्या पूछ रहा है? कौन सा मौलिक अधिकार अल्पसंख्यक के हितों के संरक्षण की बात करता है? कौन सा मौलिक अधिकार अल्पसंख्यक के हितों के संरक्षण की बात करता है? अल्पसंख्यक के हितों के संरक्षण की बात कौन सा मौलिक अधिकार करता है भाई? चलिए, तो अल्पसंख्यक के हितों के संरक्षण की बात पूछी जा रही है आपसे। तो शिक्षा का अधिकार कौन से अनुच्छेद में आपने देखा? अनुच्छेद 21A में देखा। शोषण के विरुद्ध अधिकार कहां देखेंगे? तो अनुच्छेद 23 और 24 में आपको देखने को मिलेगा। संवैधानिक उपचारों का अधिकार कहां पे देखने को मिलेगा? अनुच्छेद 32 में देखने को मिलेगा। सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार कहां देखने को मिलेगा? तो अनुच्छेद 29 और 30 में देखने को मिलेगा। और अल्पसंख्यक के हितों के संरक्षण की बात कौन से अनुच्छेद में की गई है? तो अनुच्छेद 29 में की गई है। तो यहां से आंसर क्या होगा? डी राइट हो जाएगा। तो जितने बच्चों ने डी उत्तर सही किया है उनका आंसर बेहतरीन है, जबरदस्त है, जिंदाबाद है। डी उत्तर वाले ओके, ठीक ना? डी जिन्होंने भी दिया सबका उत्तर सही। अगला सवाल फिर से आपके सामने और एक बेहतरीन क्वेश्चन है। देखता हूं कितने लोग सही उत्तर करते हैं। पहले तो ध्यान से पढ़िएगा। हाँ, दोबारा शुरू होगी विश्वजीत बेटा। मंडे या ट्यूसडे से मैं फिर उसे शुरू करने वाला हूं। अगले मंडे या ट्यूसडे से पॉलिटी दोबारा शुरू करने वाला हूं, 8 से 9, इसी जस्ट इस क्लास के बाद। चलोगे भैया? आइए, निम्नलिखित में कौन सा उदाहरण संविधान स्वीकृत मूलभूत अधिकारों का उदाहरण नहीं है? मूलभूत अधिकार का उदाहरण नहीं है। ध्यान से पढ़ना है और फिर उत्तर देना है ना? देखिए भैया, एसएससी ना बड़ा लेवल का टेस्ट करता है। जरूरी नहीं है कि वो खाली फैक्ट पूछ के रह जाए, कभी कभी वह आपका नॉलेज टेस्ट कर लेता है। एसएससी कहता है पढ़ो, नहीं तो मैं तुमसे दूर चला जाऊंगा। पढ़ो, नहीं तो मैं तुमसे दूर चला जाऊंगा। ठीक है भैया? चलो, कह रहा है बिहार से कुछ श्रमिक आजीविका हेतु महाराष्ट्र जाते हैं। कोई झूठ बात नहीं है और अनुच्छेद 19 के जी के तहत जा सकते हैं। अनुच्छेद 19 जी के तहत ये जा सकते हैं। क्लियर है? आगे देखें, क्रिश्चियन मिशन मिशनरी स्कूलों की एक श्रृंखला या चेन स्थापित करते हैं। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। अनुच्छेद 30 के तहत ये कोई भी अल्पसंख्यक विद्यालय खोल सकते हैं और उसका प्रबंधन कर सकते हैं। मां बाप की संपत्ति के उत्तराधिकारी उनके बच्चे होते हैं। यह बात अनुच्छेद 31 के 5वीं बात कही जाती है। अब देखें, सरकारी संस्थाओं में समान पदों पर काम करने वाली महिलाओं को पुरुष कर्मचारियों के समान वेतन मिलता है। यह बात 39 के डी में कहा गया है। यह बात 39 के डी में कहा गया है। इसमें से
सबसे सही उत्तर दीजिए। इसमें से सबसे सही उत्तर दीजिए। तो इसमें से सबसे सही उत्तर डी है, क्योंकि यह बात पहले मौलिक अधिकार थी, बाद में यह लीगल कानूनी अधिकार बना। बाद में यह आपका कानूनी अधिकार बना, पहले यह मौलिक अधिकार था। देख लीजिए क्या सही है। अब अनुच्छेद 19 मौलिक अधिकार है, अनुच्छेद 30 मौलिक अधिकार है, अनुच्छेद 31 मौलिक अधिकार में था। अब 39D ये आपका डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी है। ये आपका डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी है, यानी राज्य का नीति निर्देशक तत्व है कि नहीं? यस या नो? 8 से 9 संविधान की क्लास यूपीएसआई के लिए, यूपी एग्जाम केजीएस पर शुरू होगा। उसके बारे में एक बच्चा पूछ रहा था, उनको मैंने बताया। चलिए, अब आपकी ये क्लास यहां पर रोजाना चलेगी, मंडे टू फ्राइडे। तो आपको कहीं नहीं जाना है। संविधान विषय के लिए डेली शाम को अपने दोस्तों के साथ हाजिर हो जाना है, क्योंकि जितनी भीड़ होगी उतना ही कंपटीशन लेवल आपको पता चलेगा। जितनी ज्यादा संख्या होगी उतना ही आपको पता चलेगा कि कितने लोग कितना सही कर पा रहे हैं, है ना? तो कंपटीशन जितना ज्यादा करेंगे, तो जितना ज्यादा दोस्तों को लेकर यहां आएंगे, अपने ग्रुप को लेकर आएंगे, उतना ही तैयारी का लेवल आपका बढ़ता जाएगा। तो आप सभी हाजिर हो जाएंगे डेली शाम को 7 बजे संविधान की क्लास में। चलिए, मौलिक अधिकार को लागू करने के लिए संविधान ने किसे विशेष उत्तरदायित्व सौंपा है? मौलिक अधिकार को लागू करने का अधिकार किसके पास है? मौलिक अधिकार को लागू करने का अधिकार किसके पास है भाई? तो मौलिक अधिकार को लागू करने का अधिकार अनुच्छेद 32 के तहत, किसके अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद 32 के तहत उच्चतम न्यायालय के पास है। जो बच्चा शुरू से क्लास में होगा उन्हें पता होगा कि इसका आंसर पहले ही प्रश्न में आ गया था। ऐसा सवाल पहले ही प्रश्न में आ गया था, घुमा फिरा के आपको फिर से पूछ लिया। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। संवैधानिक उपचारों के अधिकार के तहत आता है। संवैधानिक उपचारों का अधिकार क्या है? सबसे बड़ी बात देखें, राइट टू रेमेडीज, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। तो कह रहे संवैधानिक उपचारों का अधिकार कौन से अनुच्छेद में आएगा भैया? सभी जानते हैं कि यह कौन से अनुच्छेद में आएगा, तो अनुच्छेद 32 में। संवैधानिक उपचारों का अधिकार कौन से अनुच्छेद में आएगा? तो अनुच्छेद 32 में आएगा। तो अनुच्छेद 32 एक प्रकार का क्या है? तो अनुच्छेद 32 एक प्रकार का मौलिक अधिकार है। और अनुच्छेद 32 को भीमराव अंबेडकर साहब ने, किसने भैया? याद रखिएगा, कई बार पूछा गया सवाल है। भीमराव अंबेडकर ने भारतीय संविधान की आत्मा कहा है। भारतीय संविधान की आत्मा कहा है। अच्छा एक बात बताएं, आप बीमार पड़ेंगे किसके पास जाएंगे? बीमार पड़ेंगे तो किसके पास जाएंगे? तो जब आप बीमार पड़ेंगे ना तो डॉक्टर के पास जाएंगे। अगर आपका मौलिक अधिकार बीमार हो गया तो किसके पास जाएंगे? अगर आपका मौलिक अधिकार बीमार हो गया तो किसके पास जाएंगे? तो आपका मौलिक अधिकार यदि बीमार हो जाए तो अनुच्छेद 32 के पास जाएंगे। इसीलिए भीमराव अंबेडकर ने इसे भारतीय संविधान की आत्मा कहा है। आत्मा कहीं भूत ना बन जाए। नहीं बेटा, ऐसा नहीं होगा। आत्मा कभी भूत नहीं बनेगी, क्योंकि कहा गया है गीता में ना कि आत्मा अजर अमर है, इसे ना मारा जाएगा, ना काटा जाएगा, ना सुखाया जाएगा, ना जलाया जाएगा। तो आत्मा कभी भूत नहीं बनती है। ठीक है भैया, चलिए। और इंसान से बड़ा कोई दानव हो तब तो, मानव से बड़ा कोई दानव है ही नहीं पृथ्वी पर। अभी दिल्ली नोएडा में इतनी काली हवा चल रही है, इतनी प्रदूषित हवा चल रही है कि अच्छा खासा पहलवान आदमी भी बीमार पड़ जाए। तो ये काम किसने किया? मानवों ने ही तो किया। ठीक है, तो मानव से बड़ा दानव कोई नहीं है। अच्छे अच्छे भूत भाग गए। आप सोचिए, भूत भगाने वाला ओझा एक इंसान होता है। चलिए, भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद
विधिक समता यानी कानून के समक्ष समानता की बात करता है। तो यह बात आप सभी को पता है, अनुच्छेद 24 ना कि 14, अनुच्छेद 14, इसमें क्या आप पढ़ेंगे? विधि के समक्ष समता की बात पढ़ेंगे, विधि के समक्ष समता की बात पढ़ेंगे। अच्छा, एक बात आसान सा बताइएगा, विधि किसके लिए बनाई गई है? मानव के लिए या प्राणी के लिए? जल्दी से आंसर करिएगा, विधि किसके लिए बनाई गई है? अनुच्छेद 13 में मूल अधिकार की असंगत विधि है। अनुच्छेद 13 में मूल अधिकार की असंगत विधि है, असंगत विधि है। 17 में अस्पृश्यता का अंत है, 17 में अस्पृश्यता का अंत है। 26 में सामूहिक धार्मिक स्वतंत्रता है, सामूहिक धार्मिक स्वतंत्रता है। अब आप मेरे सवालों का जवाब जल्दी से दे दें कि विधि किसके लिए बनाई गई है भाई? तो मानव के लिए बनाई गई है या प्राणियों के लिए बनाई गई है? तो चलिए भाई, बहुत सारे बच्चे कह रहे हैं ना कि प्राणियों के लिए बनाई गई है ना? तो वो गलत है। जितने लोगों ने कहा ना प्राणियों के लिए बनाई गई, तो गलत है। विधि मानव के लिए बनाई गई। किसके लिए बनाई गई बेटा? मानव के लिए विधि बनाई गई है, प्राणी के लिए नहीं बनाई गई। अच्छा, राह चलते आपको कुत्ता काट ले, क्या करेंगे? रेबीज का टीका लगवाएंगे कि कुत्ते के खिलाफ एफआईआर करेंगे? राह चलते आपको कुत्ता काट ले, क्या करेंगे? रेबीज का टीका लगवाएंगे या कुत्ते के खिलाफ एफआईआर करेंगे? राह चलते आपको सर्प काट ले, सर्प के खिलाफ एफआईआर लगाएंगे कि एंटीवीनम लगवाएंगे? सर्प के खिलाफ एफआईआर करेंगे या एंटीवीनम लगवाएंगे? बिल्ली आपके किचन में घुसकर दूध पी जाए, बिल्ली को भगाएंगे या एफआईआर करेंगे? बिल्ली को भगाएंगे या एफआईआर करेंगे? है ना भैया? देखिएगा, विधि बनाई किसके लिए गई है? मानव के लिए बनाई गई है। और मानव में कौन कौन आता है? तो मानव में स्त्री भी आती है और पुरुष भी आता है, यानी विधि महिला और पुरुष के लिए बनाई गई है। बाहुबली का एक फेवरेट डायलॉग आपका होगा कि महिला पर हाथ डालने वाले का हाथ नहीं काटते, काटते हैं उसका गला। यह डायलॉग सुना है आपने भैया? तो स्त्री, अगर कोई व्यक्ति स्त्री का बलात्कार करना चाहता है, कोई व्यक्ति स्त्री पर तेजाब फेंकना चाहता है, तो स्त्री उसे जान से मार देगी और स्त्री कभी भी अपराधी नहीं होगी। तो हे स्त्री, तुम फिर आना, है ना? चलिए, अगला सवाल फिर से आपके सामने है। निम्नलिखित में कौन से मौलिक कर्तव्य हैं? निम्नलिखित में कौन सा मौलिक कर्तव्य है? कौन सा मौलिक कर्तव्य है? जल्दी से आंसर करिए। सभी का एक सुर में आंसर चल रहा है और आंसर देख के मजा आ गया कि भैया सब सही उत्तर क्यों कर रहे हैं। कह रहे हैं कि सभी हैं। अच्छा, सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा करना। अब देखो भाई, सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा आप उसी तरह से करेंगे जिस तरह से आप अपनी संपत्ति की रक्षा करते हैं। इसका मतलब लिखा रहता है ना, कई आप रेलवे में देखे होंगे, स्टेशन वगैरह पे लिखा रहता है रेलवे आपकी संपत्ति है। तो इसका मतलब यह नहीं है कि रेल की पटरी का कूड़ा उठा के अपने घर ले जाएंगे, रेल की पटरी को उठा के अपने घर ले जाएंगे, छत पाट लेंगे, इसका यह मतलब नहीं होता है। रेलवे की एक एक संपत्ति का लेखा होता है ना? तो रेलवे की संपत्ति आपकी संपत्ति है का मतलब है कि जिस तरह आप अपनी संपत्ति का, आप जिस तरह अपनी संपत्ति की सुरक्षा करते हैं ना, वैसे ही करेंगे रेलवे की संपत्ति की सुरक्षा। ठीक है भैया? बताओ कितने लोग हैं जो प्राथमिक विद्यालय के ग्राउंड में अपना गाय चराने चले जाते हैं? देखो भाई, प्राथमिक विद्यालय सरकारी विद्यालय है,
उसकी सुरक्षा आप वैसे ही करेंगे जिस तरह आप अपनी संपत्ति में किसी की गाय नहीं घुसने देते, उसी तरह से सरकारी स्कूल में भी किसी की गाय मत घुसने दें, क्योंकि उसे आप गंदा नहीं करेंगे, वो आपके गांव का स्कूल है भैया, है ना। आगे देखिए, वैज्ञानिक दृष्टिकोण और मानववाद को विकसित करना। अगर आप वैज्ञानिक दृष्टिकोण को बढ़ावा दे रहे हैं तो आप मानववाद का विकास करेंगे। ये नहीं कि गायब होने की शक्ति आपको पता चल गई है, आप गायब होकर घर में चोरी कर रहे हैं, ऐसा नहीं करेंगे। अगर आपको गायब होने की शक्ति पता चल गई है तो आप भारत सरकार को बताएंगे और उसका प्रयोग आप अपने शत्रु देशों पे करेंगे। ये नहीं कि अपने ही देश में आप सोना चुरा रहे हैं, है ना। भारत की संप्रभुता, अखंडता और एकता की रक्षा करना, आपका ऐसा कोई काम नहीं होना चाहिए जिससे कि भारत की एकता अखंडता प्रभावित हो, जिससे कि भारत में दंगा हो जाए। आपको ऐसा कोई काम नहीं करना है। ये मैं नहीं कह रहा, ये सारी बातें मौलिक कर्तव्य कह रही हैं। ठीक है, चलिए अगला सवाल आपके सामने फिर से। अगला सवाल आपके सामने फिर से पलक कुमारी कह रही है कि अगर मुझे गायब होने की शक्ति मिल गई तो मैं प्रभु सर का दिमाग अपने पास लगा लूंगी, उनका दिमाग ही चुरा लूंगी। तो बेटा मैं बताऊं आपको ना कि जीवन में कोई चीज चोरी नहीं हो सकती है, तो वो केवल आपकी शिक्षा है। जीवन में कोई चीज बांटा नहीं जा सकता किसी के साथ, तो वो आपकी शिक्षा है, वो आपका ज्ञान है। उसे आप किसी के साथ बांटेंगे नहीं, कोई भाई उसमें हिस्सा नहीं बटा सकता, है ना। चलिए, निम्नलिखित में किसमें मौलिक कर्तव्य का उल्लेख है? तो भाग 4 क में मौलिक कर्तव्य का उल्लेख है। आपको पता भाई मूल संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य थे? जल्दी से बताइएगा, मूल संविधान में मौलिक कर्तव्य, मूल संविधान में मौलिक कर्तव्य कितने हैं? मूल संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य हैं भैया? चलिए, तो मूल संविधान में मौलिक कर्तव्य 0 हैं। फिर आया कौन? फिर आए सरदार स्वर्ण सिंह, फिर आए सरदार स्वर्ण सिंह आए। सरदार स्वर्ण सिंह समिति ने कितने मौलिक कर्तव्य की मांग करी? तो सरदार स्वर्ण सिंह समिति ने मांगी कितनी? 8। हुआ क्या? 42वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976। मिले कितने मौलिक कर्तव्य? 10। तो मांगे इन्होंने 8 थे, लेकिन इन्हें मिला कितना? 10। बिन मांगे मोती मिले, मांगे मिले ना भीख। ठीक है, तो इन्होंने मांगा 8, मिला 10। फिर हुआ क्या? 86वां संविधान संशोधन 2002 में, और इसमें कितने मौलिक कर्तव्य हो गए आपके? 11। तो वर्तमान में मौलिक कर्तव्य की संख्या कितनी है? 11 है। वर्तमान में मौलिक कर्तव्य की संख्या कितनी है? तो 11 है। क्लियर हो गया? एक बात और देखें, मौलिक कर्तव्य को कहां से लिया गया है? तो कहिएगा रूस से, पूर्व सोवियत संघ रूस से लिया गया है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं अगला सवाल क्या कहता है। कह रहा 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से भारतीय संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य सम्मिलित किए गए? 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से भारतीय संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य सम्मिलित किए गए? तो 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से भारतीय संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य शामिल किए गए? तो 10 मौलिक कर्तव्यों को शामिल किया गया। कितने मौलिक कर्तव्य को शामिल किया गया है? तो 10 मौलिक कर्तव्यों को शामिल किया गया है। क्लियर है? आगे देखिए, अगला सवाल आपके सामने है। अगला सवाल आपके सामने है। मार्च 2019 तक, यानी कि आपका पेपर जब मार्च महीने में हुआ होगा 2019 में, तो वहां से पूछ लिया। कह रहा मार्च 2019 तक उपलब्ध जानकारी के अनुसार भारतीय संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य हैं? तो आप सभी को पता है ना
कि वर्तमान में मौलिक कर्तव्य की संख्या कितनी है भैया? 11। तो मार्च 2019 नहीं, आज क्या है? नवंबर 2024 है, और नवंबर 2024 की जानकारी के अनुसार भी मौलिक कर्तव्य की संख्या 11 है, क्योंकि 11वां मौलिक कर्तव्य कब आ गया था? तो 11वां मौलिक कर्तव्य 2002 में ही आ गया था। कब? 2002 में ही आ गया था। कौन से संविधान संशोधन के द्वारा? तो 86वां संविधान संशोधन के द्वारा। अब देखें, भारतीय संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य दिए गए हैं? फिर से आसान सा सवाल है कि भारतीय संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य दिए गए हैं? तो भारतीय संविधान में कुल कितने मौलिक कर्तव्य दिए गए हैं भैया? तो 11 मौलिक कर्तव्य दिए गए हैं। बिल्कुल बेटा, बिहार एसएससी के लिए, चाहे एसएससी कोई भी परीक्षा ऑर्गेनाइज कराता हो, सभी के लिए, ठीक है। मैं तो सीजीएल का ग्राउंड लेवल पे भी जाके देखा, तो वहां पता चला कि भाई सवाल बिल्कुल फैक्ट पूछे जाते थे। मौलिक कर्तव्य की संख्या कितनी है, यह सवाल इस बार एसएससी सीजीएल में भी पूछा गया है। इस बार के एसएससी सीजीएल में पूछा गया है, और क्या मैं बताऊं आपको, है ना। चलिए, निम्नलिखित में कौन सी समिति ने मूल कर्तव्य को संविधान में सम्मिलित करने का सुझाव दिया? निम्नलिखित में से कौन सी समिति ने संविधान में मूल कर्तव्य को शामिल करने का सुझाव दिया? सभी का आंसर धड़ल्ले से चल रहा है। कुछ बच्चे तो नाम तक लिख दिए कि स्वर्ण सिंह समिति ने किया था। धमाल मचा रहे हैं आप लोग संविधान में। इसके लिए तहे दिल से शुक्रिया है कि संविधान के 2 से 3 प्रश्नों को छोड़ दिया जाए तो अभी तक आपके उत्तर लगभग सेम चल रहे हैं और मजे से चल रहे हैं। और बहुत जल्द मैं महिला और पुरुष दोनों का कंपटीशन शुरू करूंगा संविधान विषय में, कि महिलाओं की संख्या ज्यादा उत्तर सही करती है या पुरुषों की संख्या ज्यादा उत्तर सही करती है। बहुत जल्द अगले वीक से इसको भी शुरुआत करते हैं इसी सेशन में, ठीक है। तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोग संविधान विषय को इतने अच्छे से पढ़े हैं कि आप आंसर गलत नहीं कर रहे हैं। चलिए, अगला सवाल आपके सामने है। निम्न में से किस एक की संतुति के आधार पर मूल कर्तव्यों से संबंधित प्रावधानों को भारत की संविधान में जोड़ा गया? देखिए, फिर से घुमा के पूछा गया है। सवाल का उत्तर सेम चलेगा, लेकिन फिर से घुमा के। अब देखिए भाई, चाहे कान सीधा पकड़े चाहे कान घुमा के पकड़े, उत्तर कभी नहीं बदलने वाला, क्योंकि पकड़ेंगे कान ही। एक बात और ध्यान दीजिएगा कि आप पढ़े लिखे और समझदार व्यक्ति हैं। जब ये कोई कह देना कि कौवा तुम्हारा कान लेके जा रहा है, तो हम कौवे के पीछे नहीं भागेंगे, हम अपने कान को पहले चेक करेंगे कि मेरा कान मेरे पास है कि नहीं। मतलब आपको जब कभी भी ऐसे सवाल घुमा फिरा के आए, तो आपको सवाल को घुमाने फिराने को नहीं देखना है, बल्कि अपने कॉन्सेप्ट पे जाना है, क्योंकि आपका कॉन्सेप्ट ऑलरेडी क्लियर है, ठीक है। चलिए, तो स्वर्ण सिंह समिति, अगला सवाल फिर से आपके सामने है। भारतीय संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में कौन सा एक मौलिक कर्तव्य नहीं है? भारतीय संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में कौन सा एक मौलिक कर्तव्य नहीं है? कौन सा एक मौलिक कर्तव्य नहीं है? तो यहां पे आप कहेंगे कि भैया संविधान को मानना और इसके आदर्शों की कद्र करना, लोक संपत्ति की सुरक्षा करना, वैज्ञानिक दृष्टिकोण को बढ़ावा देना, सब मौलिक कर्तव्य हैं। तो इसका मतलब है कि जो गलत है वही सही है, जो गलत है वही सही है। देखिए भाई, लोक चुनाव में वोट डालना ये आपका कैसा अधिकार है? संवैधानिक अधिकार है। लोक चुनाव में वोट डालना ये आपका कैसा अधिकार है? तो यह आपका संवैधानिक अधिकार है। कौन सा अनुच्छेद यह अधिकार देता है? तो अनुच्छेद 326 आपको यह अधिकार देता है। कौन सा अनुच्छेद आपको यह अधिकार देता है वोट डालने का? तो 326 वोट अधिकार देता है। और ये सीजीएल का सवाल है, और आप ही में से कोई बच्चा कह रहा है कि सर ये तो सीजीएल में आया हुआ सवाल है। बेटा देखो, मैं यही तो कह रहा हूं, जीएस का कोई धर्म नहीं होता है,
कौन सवाल कहां आ जाए ये कोई नहीं जानता है। क्लियर है भैया? तो 326 अनुच्छेद यह बात कहता है कि अगर आप भारत के नागरिक हैं, आपकी उम्र 18 साल हो गई है, आपका मतदाता सूची में नाम है और आपको कानूनी रूप से दंडित नहीं किया गया है, तो आपको मतदान देने का अधिकार है। नहीं भैया, राजनीतिक अधिकार नहीं है, आपको भारत का नागरिक होने के नाते यह आपका संवैधानिक अधिकार है। राजनीतिक अधिकार नहीं है बेटा, यह आपका संवैधानिक अधिकार है। क्लियर है ना? अच्छा, ऐसे कितने लोग हैं जिनकी उम्र 18 साल हो गई है, मतदाता सूची में नाम भी है, लेकिन वोट देने नहीं जाते, लेकिन वोट देने नहीं जाते? जल्दी से बताइए, ऐसे कितने लोग हैं जिनका मतदाता सूची में नाम भी है, मतदाता सूची में नाम भी है, लेकिन वोट देने नहीं जाते? देखो भाई, जितने लोग वोट देने नहीं जाते ना, तो उन्हें फिर सरकार द्वारा चलाई गई किसी भी योजना का लाभ लेने का अधिकार नहीं है, सरकार द्वारा बनाई गई सड़क पर चलने का अधिकार नहीं है, सरकार द्वारा चलाई गई रोडवेज पर बैठने का अधिकार नहीं है। तो आप लोगों को 5 साल में एक बार मौका मिलता है या 5 साल में 3 बार मौका मिलता है ग्राम प्रधान चुनने का, मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री चुनने का, तो जरूर मतदान करने जाया करें। चलिए भाई, मौलिक कर्तव्य से संबंधित अनुच्छेद 51A को संविधान में किसके द्वारा शामिल किया गया था? संविधान में किसके द्वारा शामिल किया गया था? चलिए भाई, तो यहां पे देखिए 42वां संविधान संशोधन के द्वारा शामिल किया गया था। 42वां संविधान संशोधन के द्वारा जारी किया गया था भाई, ठीक ना? चलिए, तो आज के सेशन 20 क्वेश्चन का यहीं पे विराम हो जाता है हमारा आपका। मिलेंगे कल फिर से शाम को 7 बजे, तो आना नहीं भूलेंगे सभी लोग, शाम को 7 बजे उपस्थित रहें भाई, ऐसे ही मस्त मस्त बेहतरीन सवालों के साथ। अब इन्हीं सवालों का मैं मैराथन भी कराऊंगा, बाद में एकदम स्पीड टेस्ट चलेगा हमारा, फिंगर फास्ट चलेगा हमारा। अभी व्याख्या सही चल रहा है, बाद में फिंगर फास्ट भी करेंगे। तो आज का सेशन कैसा लगा भाई, जरूर कमेंट करके बताइएगा। और आप अपनी तैयारी एसएससी जीडी में जुट जाएं, कहीं आप सोते ना रह जाएं और आपसे पीछे वाला बंदा आगे निकल जाए। कछुए की चाल से जो चल रहा आदमी है, वह लगातार 8 महीने 10 महीने से एसएससी जीडी की तैयारी में जुटा हुआ है, कहीं आप पीछे ना रह जाएं भाई। इसीलिए एसएससी जीडी की तैयारी में जुट जाएं और तन्मयता से लगे रहें, क्योंकि एसएससी जीडी की परीक्षा की डेट घोषित हो चुकी है। फरवरी माह में आपकी परीक्षा होने वाली है। तो आप अपने सभी सब्जेक्ट का रिवीजन करना, प्रैक्टिस करना और उस सवाल को हल करना शुरू कर दें। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, नमस्कार।